Yes, students. So the new term that we are going to learn today is classification of assets. But guys, for anything to be called as asset, हमने past में सीखा है that there are minimum 2 conditions and both of these conditions must be fulfilled. What are those conditions, guys? एक के वो जो thing है और that particular asset जो है वो मेरी ओनरशिप का होना चाहिए, दैट मीन्स वो मेरी मालिकी का होना चाहिए, एंड दूसरा वो मेरे पास फिजिकली मैं उसका पोजेशन मेरे पास होना चाहिए. सो गाइस, व्हाट आर द 2 कंडीशंस? ओनरशिप एंड पोजेशन. नाउ आइडियली assets are broadly classified into 6 types. How many types, guys? 6 types based upon 3 factors. So let us go through what are those 3 factors. The first factor is physical existence, guys. What is the first factor? Physical existence. Second factor is realizable value. Sir, what do you mean by realizable value? Guys, realizable value का मतलब होता है saleable value. And the third is based upon time period. Okay, guys. But मैंने कहा था that these are the 3 factors based upon which they are classified into 6 different types. So let us study each type in detail, guys. So based upon physical existence, the first type is tangible asset. कैसा asset है, guys? Tangible asset. अब अगर आप all the fixed assets के example refer करेंगे, that is land and building, plant and machinery, furniture and fixture, motor vehicle, delivery van, air conditioner, laptop, projector, CCTV camera, etc. etc. तो guys, हमें ये सारे assets में एक चीज common मिलेगी, that is हम ये कोई भी asset को आप example ले लो, we can, I repeat, we can see, feel, touch and measure them. हम उसे देख सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसे टच कर सकते हैं, एंड हम उसे नाप भी, दैट इज मेजर भी कर सकते हैं, गाइस. सो टेंजिबल एसेट का मतलब एनी एसेट विच यू कैन सी, फील, टच एंड मेजर, गाइस. सो मैंने आपको टेंजिबल सिखाया, अब आप मुझे इनटेंजिबल सिखाएंगे. बट बिफोर दैट गाइज, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम सुना है, गाइज? आप कहेंगे बिल्कुल ही यस सर. बट गाइज, अगर मैं आपको पूछूं कि आपने छगनजी त्रिकमजी एंड कंपनी का नाम सुना है, तो आप कहेंगे नहीं सर, बिकॉज गाइज रिलायंस लिमिटेड जो है उसने गुडविल अर्न किया है, गुडविल कमाया है. तो सर, गुडविल शब्द का क्या मतलब होता है? गुडविल मीन्स द नेम एंड फेम विच अ बिजनेस हैज अक्वायर्ड, विच अ बिजनेस हैज गेन्ड बिकॉज ऑफ द गुड बिजनेस रिलेशनशिप विथ एवरीवन कनेक्टेड टू द बिजनेस, गाइस. बराबर. आसान भाषा में अगर कहूं तो बिजनेस ने जो रौनक कमाई है उसे गुडविल कहते हैं. पर सर, हम सडनली ये प्लांट एंड मशीनरी वगैरह वगैरह से गुडविल वाले एग्जाम्पल पे क्यों आ गए? बिकॉज गाइस, नेक्स्ट टर्म व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज इनटेंजिबल एसेट. क्या है गाइस? इनटेंजिबल एसेट्स. अब इनटेंजिबल एसेट्स का क्या मतलब होता है? दोज एसेट्स विच यू कैन नॉट सी, फील, टच एंड मेजर. तो गाइस, मेजर डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल एंड इनटेंजिबल क्या है? टेंजिबल में आप उसे सी, फील, टच एंड मेजर कर सकते हो, बट इनटेंजिबल को आप सी, फील, टच एंड मेजर नहीं कर सकते. सो गुडविल इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल. सर, व्हाट आर द अदर एग्जाम्पल? गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट. ओके गाइस, अब ये हर एक चीजों का मीनिंग हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो गाइस, आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट कोई भी कंपनी, एस्पेशली इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार्स के डिफरेंट मॉडल्स जो बनाती है, तो वो एक कंपनी दूसरी कंपनी जैसा
सिमिलर मॉडल वो बना सकती है, बट नेवर आप कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कि एक कंपनी का डिजाइन जो था वो दूसरी कंपनी ने सेम टू सेम कॉपी किया. वाई दे कैन नॉट डू इट गाइस? बिकॉज वो पेटेंट मार्क्ड है. इट मीन्स द स्टाइल, द डिजाइन, द ग्रिप और द फिनिशिंग, ओके, वॉट एवर ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन इट इज पेटेंट मार्क्ड, मतलब आप उससे कॉपी नहीं कर सकते गाइस. आप कहेंगे सर ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? सो गाइस मुझे ये बताइए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ये इतना बड़ा नाम है कि नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड सभी लोग रिलायंस कंपनी को जानते हैं. तो क्या मैं मेरे कोई नए बिजनेस का नाम रिलायंस समथिंग समथिंग ऐसे रख सकता हूं गाइस? द आंसर इज नो सर. बिकॉज अगर आप अपने एरिया में भी कोई भी शॉप का नाम ध्यान से देखिएगा, वो शॉप के नाम के राइट हैंड साइड टॉप पे वहां पे टीएम लिखकर उसको सर्कल किया गया होगा, या तो आर लिखकर उसे सर्कल किया गया होगा. टीएम स्टैंड्स फॉर ट्रेडमार्क एंड आर स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड मार्क. अब इसका मतलब यह होता है कि ये नाम जो है आप उसे सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते एंड यू कैन नॉट यूज द सेम नेम. व्हाई? बिकॉज इट इज ट्रेडमार्क और इट इज अ रजिस्टर्ड मार्क. ओके गाइस, सो हमने इंटेंजिबल एसेट्स को थॉरली समझा है. नाउ गाइस, बेस्ड अपॉन रियलाइजेशन, okay, that is saleable value, assets are further classified into real and fictitious asset. अब realization का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी asset, आप कौन से भी asset का एग्जाम्पल ले सकते हो जो आप बेचेंगे एंड आपको कुछ न कुछ थोड़ा ही सही बट वो पैसा अगर अर्न करके देगा एट द टाइम ऑफ इट्स सेल, तो हम उसे कहेंगे रियल एसेट्स. गाइस प्रैक्टिकल लाइफ में भी ओके ऐसे एग्जांपल्स होते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट हमने इन द ईयर 2010, आज से 10 साल पहले 50 लाख रुपीस में एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था. अब वो प्लांट एंड मशीनरी बहुत सालों तक यूज होने के कारण एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के कारण अब वो गाइस बुड्डू हो गया है. कैसा हो गया है? बुड्डू. मतलब उसको बाय बाय बोलने का, अलविदा कहने का टाइम आ चुका है एंड सो वी नीड टू रिप्लेस इट. गाइस जब हम ये एसेट को स्क्रैप डीलर को दे देंगे, भंगार के भाव में बेच दे देंगे, तो भी सर 10 years बिफोर हमने वो 50 lakhs में खरीदा था. मैं अज्यूम दैट कुछ नहीं तो सही इसका 2 लाख रुपीस तो मुझे एटलीस्ट स्क्रैप वैल्यू भी सर रिकवर होगा. सो गाइस जाते जाते भी जो एसेट मेरा सच्चे दोस्त की तरह साथ निभाते गया उससे हम कहेंगे रियल एसेट्स. क्या कहेंगे गाइस? उसे हम कहेंगे रियल एसेट. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज फिक्टिशियस एसेट. अब फिर से एक बार रियल एसेट की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं. दोज एसेट्स विच हैव सम सेलेबल वैल्यू, विच हैव सम रियलाइजेबल वैल्यू अपॉन इट्स सेल. सेल या तो दूसरा वर्ड है डिस्पोजल, उसे कहते हैं गाइस रियल एसेट्स. बराबर बच्चों. नेक्स्ट टर्म इज फिक्टिशियस एसेट. अब यहां पे मैं आपको ऐसे याद रखने के लिए रेकमेंड करूंगा दैट फ्रेंड्स, हमारे 2 तरीके के फ्रेंड्स होते हैं. एक होता है रियल फ्रेंड और दूसरा होता है फेक वाला फिक्टिशियस फ्रेंड. तो फिक्टिशियस वाला फ्रेंड जो है ना, वो हमेशा हमारे फेसबुक पे फोटोज लाइक करता है, इंस्टाग्राम के पोस्ट पे कमेंट भी करता है और कहता है कि अगर आधी रात को जरूर पड़ी तो तेरा भाई बैठा है, एक कॉल कर देना. बट जब एक्चुअली हम उन्हें कॉल करते हैं तो उनका नंबर स्विच्ड ऑफ आता है गाइस, क्योंकि
वो सिर्फ नाम के लिए हमारे दोस्त है, इन रियलिटी वो हमारे दोस्त नहीं है गाइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, बेस्ड अपॉन टाइम पीरियड, assets are broadly classified into fixed assets. अब फिक्स्ड assets जो है हमने पास्ट में सीखा है, दे आर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके गाइस, सो उसे हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। आप चाहिए तो वो रिविजनरी लेक्चर जो कि फर्स्ट लेक्चर था उसको जरूर रेफर कर सकते हो। एंड बेस्ड अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज लॉन्ग पीरियड के लिए था फिक्स्ड एसेट, एंड दोज एसेट्स which are for a short period of time, they are called current assets. Guys, what are they called? Current assets. Let us understand it with the help of an example. Okay guys, so current assets. अब मेरे पास 5 लाख रुपीस कैश बैलेंस था। कितना कैश बैलेंस था गाइस? 5 लाख रुपीस कैश बैलेंस था एंड 5 लाख रुपीस बैंक बैलेंस था। ऑल्सो मेरे पास 1 लाख रुपीस के स्टॉक ऑफ गुड्स पड़े थे एंड मेरे कस्टमर्स जिनसे मुझे पैसा रिसीव करना था उनको क्या कहेंगे गाइस? डेटर्स। सो मेरे पास 80,000 रुपीस के डेटर्स बिजनेस में पड़े थे। अब मुझे कस्टमर का कॉल आया एंड उसने मुझे कहा कि सर मुझे 3 लाख रुपीस के गुड्स आप डिलीवर कर दीजिए। मेरे पास स्टॉक ऑफ गुड्स कितना पड़ा है बच्चों? ओनली 1 लाख। सो आई परचेज 2 लाख वर्थ ऑफ एडिशनल गुड्स एंड अब मेरा गुड्स का बैलेंस हो गया 3 लाख रुपीस। बट जो सप्लायर से मैंने गुड्स खरीदे उसे भी तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। सो मैंने उसे 1 लाख रुपीस कैश पेमेंट किया, तो अब मेरा बैंक कैश बैलेंस 5 - 1 दैट इज 4 लाख रुपीस हो गया एंड मैंने उसे 1 लाख का चेक इश्यू किया। सो मेरा बैंक बैलेंस जो अर्लियर 5 लाख रुपीस था अब वो 4 लाख रुपीस हो गया। यहां तक आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द एग्जाम्पल। गाइस, अब मेरे पास गुड्स तो आ गए, सो मैंने वो मेरे कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर दिए एंड नाउ मेरा स्टॉक ऑफ गुड्स, क्योंकि सारे गुड्स मैंने उसको डिस्पैच कर दिए, तो मेरा स्टॉक ऑफ गुड्स 0 हो गया गाइस, बराबर। बट एट द सेम टाइम मेरा कस्टमर मुझे पेमेंट भी तो करेगा, तो कस्टमर ने मुझे 1 लाख रुपीस कैश पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया गाइस? 1 लाख रुपीस रोकड़ा दिया। तो मेरा बैंक बैलेंस 5 लाख रुपीस हो गया। कितना हो गया गाइस? 5 लाख रुपीस। अब कस्टमर ने साथों साथ मुझे 1.5 लाख रुपीस का, दैट इज 1.5 लाख रुपए का एक चेक भी इश्यू किया। सो नाउ माई बैंक बैलेंस इज 5.5 लाख रुपीस। तो बच्चों ध्यान से सुनिए एंड समझिए, मुझे आंसर कीजिए कि अब तक मैंने मेरे कस्टमर को 3 लाख के गुड्स सप्लाई किए थे, बट उसने मुझे कितना पेमेंट किया देखकर बताइए। यस, यू आर राइट, उसने मुझे 2.5 लाख रुपीस का, मतलब 2.5 लाख रुपए का पेमेंट किया है। तो सर वो 50,000 रुपए का क्या हुआ? उसने मुझे कहा सर आई विल पे यू दैट मनी आफ्टर 2 months एंड दैट इज वाई वो मेरा डेटर बन गया विथ 50,000 रुपए। सो गाइस, 1.3 लाख इज नाउ द लेटेस्ट बैलेंस ऑफ माई डेटर्स, दैट इज रिसीवेबल्स। अब आप कहेंगे सर ये एग्जाम्पल से हमें क्या सीखने को मिला? तो गाइस मुझे ये बताइए, कैन आई से दिस वॉज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ मैंने मेरे सप्लायर से गुड्स खरीदे एंड कस्टमर्स को गुड्स सेल किए। अब ये एक छोटे से बिजनेस ट्रांजैक्शन में आप मुझे बताइए, ये सारे जो एसेट्स है उसका मेरा बैलेंस कभी बढ़ा तो कभी घटा। समटाइम्स द बैलेंस इंक्रीज और एट टाइम्स इट डिक्रीज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज
that in the case of current assets, due to a normal day-to-day business transaction, their balances keeps on changing. Their balances keeps on changing. And changing word के bracket में आप increasing and decreasing ऐसा लिख सकते हैं guys. Okay. So current assets का exact definition क्या बनेगा? Those assets which keeps on changing, changing का मतलब increasing and decreasing as a result of day-to-day business transactions are called current assets guys, and these current assets are for a short period of time. 4 एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे बच्चों? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड डेटर्स. ओके गाइस.